हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो मेरी आवाज़ में मत जाइए कृपया करके, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आई हैव टू अपलोड वीडियोस फॉर यू ऑल बिकॉज एग्जाम्स आर टू नियरर। ओके, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटीज़ के बारे में। टुडेज टॉपिक इज इम्प्योरिटीज़ एंड हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। और आज का टॉपिक हमारा है इम्प्योरिटीज़। तो इसमें हम इम्प्योरिटीज़ में दो टॉपिक्स को मेनली पढ़ने वाले हैं। पहला तो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो कितने टाइप्स की होती हैं। एंड सेकेंडली हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़, कि सोर्स हमारे मतलब कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं या फिर आती हैं। तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पढ़ेंगे। तो इन्हीं दोनों टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे आईपीसी में हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया एंड फार्माकोपिया के बारे में ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है इम्प्योरिटीज़, ये हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें हमारी एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 7 to 10 मार्क्स में आ भी सकता है। चलिए अब हम इम्प्योरिटीज़ के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में इम्प्योरिटीज़ होती क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं समझाऊं, तो मान लीजिए कि हमारा एक ग्लास है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक ग्लास है। तो ग्लास में हमारी ये हमारा वाटर है, ठीक है। और वाटर में हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, मतलब थोड़ी से फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कि थोड़ी थोड़ी सी गंदगी पड़ी हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी बोलेंगे। जो ये रेड डॉट आप लोग को दिख रहे हैं, ये इसमें क्या है, इस सोल्यूशन को इम्प्योर कर रही है। इट मीन्स ये हमारी क्या है, इम्प्योरिटी है या फिर गंदगी है, ठीक है। ये हमारे वाटर में क्या है, गंदगी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पानी वगैरह लेते हैं पीने के लिए, तो अगर थोड़ी सी भी उसमें मतलब थोड़ा सा पानी पेल येलो टाइप का होता है, या फिर उसमें कोई भी धूल मिट्टी चली जाती है, तो हमारा जो वाटर होता है वो प्योर नहीं रहता है, वो गंदा हो जाता है। तो वो एक तरीके से क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। कि उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी गंदगी प्रेजेंट है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी कहलाती है सिंपल भाषा में। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, तो मान लीजिए ये हमारा एक कोई ड्रग सोल्यूशन है। क्या है, एक हमारा ड्रग सोल्यूशन है, मतलब जो हमारी दवाई वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, तो वो वाला सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हमारे कोई से भी फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं। कौन से फॉरेन पार्टिकल्स, मीन जैसे मैंने इसमें बताया था, कोई सी भी गंदगी आ जाती है, जैसे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रेड में, ये क्या है, ये इम्प्योरिटी है। तो अगर ये आ जाती है हमारे ड्रग में, तो ये हमारे ड्रग सोल्यूशन को क्या कर देती है, इम्प्योर कर देती है, गंदा कर देती है। फॉरेन पार्टिकल्स वो होते हैं जो मतलब इस सोल्यूशन के लिए अनवांटेड है, मतलब इसके काम के नहीं है, फिर भी इसमें आ रहे हैं। तो उस चीज़ को, फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, गंदगी कहते हैं, ठीक है। जैसे डस्ट वगैरह हो गया, बाहर वाले जो जितनी भी गंदगी वगैरह होती है, अगर वो हमारे सोल्यूशन में आ जाती है, तो वो हमारे क्या कहलाती है, इम्प्योरिटी कहलाती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, अगर वो हमारे ड्रग सोल्यूशन फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पूरे के पूरे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन या फिर ड्रग सोल्यूशन को क्या करते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, गंदा कर देते हैं या फिर ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जो कि हमारे मेनली क्या होते हैं, अनवांटेड होते हैं, हमें ड्रग सोल्यूशन में चाहिए नहीं होता है, वो अपने आप बाहर से आ जाते हैं। तो वो हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, मतलब कि ख़राब कर देते हैं और इम्प्योर कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। कि कोई भी ड्रग सोल्यूशन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, वो हमारे सोल्यूशन को इम्प्योर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल टर्म में समझें, तो इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। अब अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस क्यों कहा गया, फॉरेन मतलब कोई चीज़ बाहर की हो, जो कि हमारे किससे मतलब हमारे सोल्यूशन से मिलती जुलती ना हो, हमारे सोल्यूशन में उसकी कोई ज़रूरत ना हो। अनवांटेड मतलब जो हमें नहीं चाहिए होता है, वो वाले सब्सटेंस हमारे क्या कहलाता है, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। एंड विच आर प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेक इट इम्प्योर। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे पहले बताया कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में अगर ये आ जाते हैं फॉरेन सब्सटेंस, तो ये हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। एंड ये जो मतलब कि अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस होते हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ये हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की क्वालिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है, मतलब कि कम कर देती है।
अब ये टॉक्सिसिटी कैसे कॉज़ करती है, जैसे कि कुछ मतलब फॉरेन सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हार्मफुल होते हैं। अगर वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में आ गए तो वो हम लोग को क्या करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब टॉक्सिक नेचर के होते हैं, वो थोड़ा-सा क्या करते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जो हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं एंड हमारे पूरे सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो यही मतलब होता है हमारी इम्प्योरिटीज़ का। तो आई होप आप लोग को इम्प्योरिटीज़ का फंडा क्लियर हो गया होगा। इम्प्योरिटीज़ जो कि मतलब जिसमें हमारे अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को क्या करते हैं, इम्प्योर कर देते हैं एंड जो ड्रग की क्वालिटी होती है उसको क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की क्वालिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं एंड टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। तो यही चीज़ें मतलब आप लोग ये थोड़ा सा बना के आ जाएंगे तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। ये जैसे कि ये हमारा इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है। इसमें ये जो मतलब ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये हमारे सब्सटेंस में मतलब ये हमारे सोल्यूशन में फॉरेन सब्सटेंस चले गए और हमारे पूरे फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन में क्या मिल गई, इम्प्योरिटीज़ मिल गई। तो ये जब इम्प्योरिटीज़ आ गई हमारे फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन में तो पूरे सोल्यूशन को इसने क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया, मतलब कि खराब कर दिया। तो ये हो जाता है इम्प्योरिटी। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है लेड, कैल्शियम, आर्सेनिक, आयरन। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारा फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन है। अब इसमें हमें कैल्शियम की ज़रूरत है पर इसमें हमारा आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आयरन की ज़रूरत हमें नहीं है, ये मतलब अनवांटेड है, आयरन की ज़रूरत हमको नहीं है पर ये फिर भी इसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे सोल्यूशन को इम्प्योर कर रहा है, मतलब कि ख़राब कर रहा है। ये हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज ए इम्प्योरिटीज़ की तरह काम करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। एक है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, सेकेंड है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, थर्ड है रेसिडुअल सॉल्वेंट। तो जो हम सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में, तो आप लोग को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमारे कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो हमारे जो पूरे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इम्प्योरिटीज़ एक्चुअल में आती कैसे है। ये पूरा प्रोसेस समझ लेंगे तो आप लोग को सारी कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि जैसे कोई भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। तो सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट लेते हैं, जो कि हमारा एक रॉ मटेरियल होता है, फिर ड्रग होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो कि हमारा एक ml में लिया जाता है, मतलब लिक्विड ही होता है, तो वो हमारा होता है सॉल्वेंट। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्वेंट में इस ड्रग को अपने घोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल एजेंट रिएजेंट्स को भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कुछ केमिकल रिएजेंट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आती है फॉर्मुलेशन, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हमारे आ जाते हैं कुछ एक्सीपियंट्स। तो एक्सीपियंट जैसे कि हमारे कलरिंग एजेंट्स हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, डाइल्यूएंट्स हो गए, बाइंडर्स हो गए, इन सबको भी अपने सोल्यूशन में ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब फॉर्मुलेशन में ऐड कर देते हैं किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से एक कुछ अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस आ जाते हैं इसमें। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, जो कि हमारे पूरे के सोल्यूशन में जिसको हमको नहीं चाहिए होता है, वो अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस अपने आप इसमें आ जाते हैं और हमारे सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। अब ये कहाँ से इम्प्योरिटीज़ आती है वो अभी हम इसी सोर्सेज में ही पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यहाँ पे हम कुछ मेथड्स का यूज़ करते हैं कि जैसे कि जिसमें जो भी हम ड्रग या फिर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हम इसको बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है फिर सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी जगह, मतलब भेजने के लिए, ठीक है। तो यही आप लोग प्रोसेस समझ गए होंगे। अब इसी में हमको देखना है कि जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं वो एक्चुअल में आ कहाँ से रही हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले अपने ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में। अब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ड्रग सब्सटेंस बन रहा था, तो इसमें हमारे 2 प्रोसेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल। अब जिसमें हमारा जो प्रोसेस आ रहा है, यानी कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पे जो मेथड यूज़ कर रहे थे इसको बनाने के लिए, मीन्स जब इनको आपस में मिला रहे थे, मिक्स कर रहे थे, तो प्रोसेस की ड्यूरिंग प्रोसेस हमारी कोई इम्प्योरिटीज़ हमारे सोल्यूशन में आ गई हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। और सेकेंडली हमारा क्या है, यहाँ पे आता है ड्रग रिलेटेड, यानी कि जो हम यहाँ पे ड्रग या फिर रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं इसी में अगर कोई कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे सोल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में यही है कि अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कोई इम्प्योरिटी आती है या फिर किसी रॉ मटेरियल या फिर मतलब ड्रग में पहले से कोई इम्प्योरिटी होती है, वो हमारे सोल्यूशन पे इम्प्योरिटी आती है, तो वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़।
तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, दीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, मतलब कि जब हम अपने ड्रग सब्सटेंस को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब जब हम पूरे सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर कोई इम्प्योरिटी आती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। एंड ड्यूरिंग देयर स्टोरेज, अगर हम अपने मतलब कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर उसको हम स्टोरेज कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे कोई इम्प्योरिटी आती है तो वो भी हमारी क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। और दीज इम्प्योरिटीज़ आर बेसिकली प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड, जब प्रोसेस करने के टाइम या फिर ड्रग जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके थ्रू इम्प्योरिटीज़ जाती है तो फिर हमारे सोल्यूशन को क्या करती है, इम्प्योर कर देती है। इट मे ऑल्सो अराइज फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल जो मैंने यहाँ पे बताया, अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई इम्प्योरिटी अगर चली जा रही है तो वो हमारे क्या कहलाती है कि हमारे ड्रग में कोई कमी है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट, एक्सीपियंट्स, रिएजेंट एक्सेट्रा, अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर एक्सीपियंट्स के थ्रू जा रही है या फिर कोई केमिकल रिएजेंट ऐड करे उसके थ्रू जा रही है तो ये हमारे पूरे सोल्यूशन क्या कर रही है, इम्प्योर कर रही है। दीज इम्प्योरिटीज़ आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइड, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ मतलब जा रही है सोल्यूशन के बनाने के टाइम पे किसी भी मतलब किसी रिएजेंट्स के साथ या फिर एक्सीपिएंट के साथ या फिर रॉ मटेरियल में कोई कमी है उसके साथ, तो फिर ये मतलब इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब आइडेंटिफाई क्या, मतलब आसानी से हम नहीं ढूंढ पाते हैं कि कैसे हमारी इम्प्योरिटीज़ आई हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो सेकंड हमारी यहाँ ये तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब इनऑर्गेनिक लिखा है मतलब कि यहाँ पे हमारी जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, ठीक है। ये भी हमारी मतलब कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन ये हमारे किस में आ जाती है, जैसे कि हमारे जो रिएजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, हैवी मेटल्स, कैटलिस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग लिमिट टेस्ट। अब इन इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए, मतलब कि हमारी इम्प्योरिटीज़ को जांचने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इजीली इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में। तो इनऑर्गेनिक में जैसे कि हमारा ये जो पूरी प्रिपरेशन हो रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इसमें हम कुछ केमिकल रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। अब इनऑर्गेनिक आप लोग को पता होगा कि जिसमें हमारा कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, कार्बन के अलावा जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे कि हमारे NaCl हो गया है ना, तो ये हमारा जैसे कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। तो आई होप आप लोग को इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हमारे इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या फिर हैवी मेटल या फिर कैटलिस्ट के वजह से हमारी जो इम्प्योरिटीज़ आती है वो हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। अब थर्ड यहाँ पे आ जाता है हमारा रेसिड्यूअल सॉल्वेंट। रेसिड्यूअल सॉल्वेंट में जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे थे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे सॉल्वेंट के थ्रू भी बनता है। तो जो हम सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जो हमारे सॉल्वेंट के थ्रू अगर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, रेसिडुअल सॉल्वेंट कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे रेसिडुअल सॉल्वेंट अगर कोई भी मैन्युफैक्चर, ये भी हमारी किस में आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम ही आती है, लेकिन ये हमारे सॉल्वेंट के थ्रू आती है। अब जैसे कि हमारे सॉल्वेंट से कोई भी कलेक्टेड इम्प्योरिटीज़ है अगर वो आ रही है हमारे सोल्यूशन में तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेसिडुअल सॉल्वेंट कहलाती है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ तो आप लोग समझ गए। पहली थी हमारी ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, फिर रेसिडुअल सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की और भी हमारी इम्प्योरिटीज़ कैटेगराइज की जाती है। एक होती है हमारी डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़, सेकंड होती है कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब ये जो कैटेगराइज की गई हैं तो ये हमारे किसमें, इम्प्योरिटीज़ के इफेक्ट पे बनाया गया है। जैसे कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हमारे सोल्यूशन में आ रही है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में वो क्या इफेक्ट शो कर रही है, तो उस चीज़ पे बेस्ड है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़। तो चलिए पहले इसके बारे में हम समझते हैं। अब मान लो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ अगर हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन में आ जाती है तो हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को क्या करती है, इम्प्योर मतलब कि ख़राब कर देती है। तो ये हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को ख़राब कर देती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ कहलाती है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम केमिकल एंड फिजिकल मेथड का यूज़ करके इसको हम सही भी कर सकते हैं, है ना, कि जैसे केमिकल रिएक्शन वगैरह करा देते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम कम कर सकें। फिजिकल मेथड वगैरह करा, जैसे कि हमारे डिस्टिलेशन वगैरह हो गया, इन सबको करा के हम डिस्क्रिप्टिव इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। अब
कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ में जैसे कि बिन बुलाए मेहमान आ गए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए, तो इसका क्या, एक हमारा ही तो फ़ायदा हुआ ना। अब इसमें भी उसी तरीके से होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारे बाय मिस्टेक का कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ हमारे सोल्यूशन में आ रही हैं, लेकिन ये हमारे सोल्यूशन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि हमें एक फ़ायदा दे रही है ना। तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़। मतलब कि दीज आर दोज इम्प्योरिटीज़ विच बेसिकली इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे किसी भी सब्सटेंस को ख़राब नहीं कर रही हैं, हमारे प्रिपरेशन को ख़राब नहीं कर रही हैं, बल्कि जो हमारे सब्सटेंस ऐड है हमारे सोल्यूशन में, उनके फंक्शंस को बेसिकली क्या कर रही हैं, इंप्रूव कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। फॉर एग्जांपल, एडिंग लेस देन 2% कार्बन इन प्योर आयरन टू मैन्युफैक्चर स्टील। यानी कि जैसे कि ये हमारी जो इम्प्योरिटीज़, कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ एज अ कार्बन 2% हमारे सोल्यूशन में आई थी, बट उसने क्या किया, एक फ़ायदा दे दिया। उसने क्या किया, मैन्युफैक्चर स्टील, मतलब कि स्टील बना दिया। तो एक हमें फ़ायदा हुआ ना, तो ये हमारी कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़। डिस्ट्रक्टिव में ये हमारे पूरे सोल्यूशन को ख़राब कर देती है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव में ये हमारी क्या करती है, हमारे सोल्यूशन को इम्प्रूव कर देती है। ये हो गया हमारे सारे इम्प्योरिटीज़ के टाइप्स के बारे में। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में, कि जो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं वो एक्चुअल में कहाँ से और कैसे आती हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो इम्प्योरिटीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे कि जब हम ड्रग वगैरह अपनी बना रहे होते हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इम्प्योरिटीज़ आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जैसे कि रॉ मटेरियल है, एक्सीपिएंट्स है, रिएजेंट्स है, उनकी थ्रू भी आ सकती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे हमारे कुछ मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूँ। तो सबसे पहला कॉमन सोर्स आ जाता है रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, सेकेंड है रिएजेंट यूज, थर्ड है प्रोसेसेस और मेथड यूज, एंड फोर्थ है इन्वायरमेंट रिलेटेड, फिफ्थ है डिफेक्ट्स, सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, सेवन्थ है स्टोरेज एंड एट्थ है एक्सीडेंटल और एडल्टरेशन। तो चलिए इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में इम्प्योरिटीज आ कैसे रही और उनका सोर्स क्या है। तो आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अगर जैसे कि आप लोगों ने टाइप्स पूरा डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद सोर्सेज में अगर आप लोगों ने ये मतलब इतना भी लिख दिया तो मोर देन इनफ है। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर 7 मार्क्स में आ रहा है तो, अगर 10 मार्क्स में आ रहा है तो आप लोग को इन सब चीज़ों को क्या करना है, डिफाइन करना होगा। अब पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है रॉ मटेरियल्स। अब समटाइम्स जैसे कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जो हमारे रॉ मटेरियल के थ्रू चली जाती है और हमारे पूरे के पूरे एंड प्रोडक्ट को क्या कर देती है, कंटामिनेट या फिर ख़राब कर देती है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल जो भी हम सॉल्यूट या फिर ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अगर इसी के साथ कोई इम्प्योरिटी चली जाएगी तो हमारे पूरे के पूरे सोल्यूशन को, पूरे के पूरे बेस को क्या करती है, ख़राब कर देती है, और जो एंड प्रोडक्ट होता है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेसेस ऑफ लेड, कॉपर, सिल्वर, तो ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पूरे रॉ मटेरियल के साथ मतलब कुछ इम्प्योरिटीज जाती हैं जो कि हमारे पूरे सोल्यूशन को क्या करती हैं, खराब कर देती हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे कि कुछ हम केमिकल रिएजेंट का भी यूज़ करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो उसके थ्रू भी क्या करती है, वो हमारे मतलब फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट या फिर ख़राब कर देती है। दे आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली। जैसे कि हमारे कुछ केमिकल रिएजेंट्स होते हैं जो कि हम ऐड करते हैं अपने सोल्यूशन में, वो हमारे प्रॉपरली क्या होते हैं, वॉश्ड नहीं होते, तो उनमें कुछ गंदगी मतलब चिपकी होती है, कुछ इंप्योरिटीज़ चिपकी होती है, तो उसी के थ्रू वो हमारे सोल्यूशन में चली जाती है और हमारे पूरे के पूरे प्रोडक्ट को क्या करती है, कंटामिनेट या फिर ख़राब कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एमोनिएटेड मरकरी प्रेसिपिटेट इम्प्योरिटी, ठीक है। फिर हमारा थर्ड आ जाता है प्रोसेसेस। अब जैसे कि कोई भी हम जब प्रोसेस कर रहे हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे कोई भी हमारे मटेरियल के साथ अगर हमारी इंप्योरिटीज़ एंटर कर जा रही है, तो वो हमारे पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करती है, ख़राब कर देती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे इट मे बी ड्यू टू फॉर्मुलेशन और एक्सीपिएंट्स। अब फॉर्मुलेशन में जैसे कि एक्सीपिएंट वगैरह ऐड कर रहे हो, अगर उसके थ्रू इंप्योरिटीज़ चली गई, या फिर कोई भी रेसिडुअल सॉल्वेंट जो हमारा है उसके थ्रू हमारे उससे रिलेटेड कोई इंप्योरिटी चली गई, या फिर जो केमिकल प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल से ऑक्सीडेशन है, उसके थ्रू अगर हमारे कोई भी इंप्योरिटीज़ जाती है, तो ऑक्सीडेशन भी इंप्योरिटीज़ का काम करता है। तो ये हमारी क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरे जो हमारा प्रिपरेशन है उसको क्या कर रही है, इम्प्योर कर रही है, ख़राब कर रही है। तो प्रोसेसेस के टाइम पे अगर कोई इंप्योरिटी आती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसेस, ठीक है। अब फोर्थ आ जाता है हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड। अब आप लोगों को पता होगा कि इन्वायरमेंट में हमारे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब गैसेस ये क्या क्या करती हैं, उड़ के कहीं से भी आ जाती हैं हमारे पूरे सोल्यूशन में, और इसको क्या करती थी, ख़राब कर देती है, फिर इम्प्योर कर देती है। फॉर एग्जांपल गैसेस H2S हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह क्रिएट हो जाती है तो हमारे पूरे सोल्यूशन को क्या करती है, ख़राब कर देती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहलाती है, ठीक है। अब ये हमारा फिफ्थ आ जाता है डिफेक्ट।
अब डिफेक्ट में जैसे कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कोई सोल्यूशन बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारे जितने भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, अगर वो इम्प्रॉपर होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, प्रेशर वगैरह सही से नहीं उसमें मतलब मेंटेन नहीं रहता है, पीएच वगैरह इधर उधर रहता है, तो वो हमारे क्या कहते हैं पूरे सोल्यूशन को ख़राब कर सकता है, इम्प्योर कर सकता है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं हमारे सोल्यूशन में। अब इसके बाद हमारा सिक्स्थ आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग हैज़ार्ड। अब जैसे कि ये भी हमारे क्या है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं उस टाइम पे कहीं ये कंटामिनेशन अगर कर देता है, जैसे कि जैसे हम कोई भी चीज़ मिक्स कर रहे हैं तो उसमें डर्ट वगैरह उसके साथ आ जाता है, फिर ग्लास में कोई गंदगी होती है, मेटेलिक और प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स उसके थ्रू आ जाते हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, तो वो हमारे पूरे सोल्यूशन को क्या कर देती है, कंटामिनेट या फिर ख़राब कर देती है। जैसे कि पैकेजिंग एरर्स वगैरह हो गया, क्रॉस कंटामिनेशन हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे सोल्यूशन को ख़राब कर देती हैं। फिर सेवन्थ आ जाता है स्टोरेज। अब जैसे कि हम स्टोरेज कहीं भी स्टोर कर रहे हैं अपने सोल्यूशन को, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। अब जैसे कि डस्ट वगैरह हो गया, इंसेक्ट बॉडीज़ हो गई, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, एनिमल वगैरह होते हैं, आसपास रहते हैं, तो उस चीज़ को भी उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ हमारे सोल्यूशन में आ सकती हैं। स्टोरेज से काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल और फिजिकल चेंजेस एंड टेम्परेचर, मतलब केमिकल फिजिकल चेंजेस आ जाना, टेम्परेचर में चेंज हो जाना, जैसे कूल प्लेस पे रखना है तो हमने हॉट प्लेस पे रख दिया, तो उस चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। फिर एट्थ लास्ट आता है एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल में जैसे कि आपको पता ही नहीं लगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जैसे कि आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, ठीक है, उसमें अचानक से कोई इम्प्योरिटीज आ गई, तो वो हमारी कहलाती है एक्सीडेंटल। फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव केवीआर इज एडल्ट्रेटेड विद चीपर NaBr। अब जैसे कि ये एक्सपेंसिव केवीआर की अगर इसको हम ऐड करें तो इसकी जगह हमारा कोई चीपर NaBr हमने ऐड कर दिया, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सीडेंटल कहलाती है। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे सोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा। और कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा सा बस आप लोग मतलब अगर आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि नाम से अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग अपने आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, बस आप लोग एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो बाकी हम इम्प्योरिटीज़ को मतलब ज़्यादा रोक तो सकते नहीं है, तो इनके इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। तो ये हमारे टॉक्सिक इफेक्ट्स को कॉज कर सकती हैं, ठीक है, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर सकती हैं, उल्टा पुल्टा कर सकती हैं, थेरेपेटिक इनएक्टिव को मतलब बढ़ा सकती हैं, रिड्यूस द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी हमारा मटेरियल है उसकी शेल्फ लाइफ को कम कर देती हैं, खराब मतलब ज़्यादा दिन तक हमारा चलेगा नहीं प्रोडक्ट। मे चेंज द कलर, ये पूरे सब्सटेंस के कलर, ओडर, टेस्ट को मतलब चेंज कर देती हैं, एंड मेकिंग द सब्सटेंस अनहाइजीनिक एंड अनफिट टू यूज़, मतलब कि जो भी पर्सन इसको यूज़ करेगा ये सब्सटेंस को ये पूरा का पूरा अनहाइजीनिक मतलब बेकार कर देंगे और अनफिट कर देंगे, जिससे कि कोई भी एक तरीके से हार्मफुल बना देंगे। तो ये सारे इफेक्ट्स हो जाते हैं इसके इम्प्योरिटीज़ के आने के बाद के। तो ये इसके कुछ इफेक्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को इम्प्योरिटीज़ के बारे में पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में लॉन्ग में आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ की डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं, इसके सोर्सेज लिखने हैं, इफेक्ट्स के बारे में आप लोग लिख के आ सकते हैं। अगर 7 मार्क्स में आता है तो टाइप्स के बारे में पूरा आप लोग डिफाइन कर दीजिएगा, बाकी इसके जो सोर्सेज है इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को अब ये करना है कि कॉमन सेक्शन में इम्प्योरिटीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बतानी है, ठीक है। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। एंड आप लोग प्लीज़ एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। इसके जो इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन वीडियो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो होगी वो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ की नहीं देखे हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली, एंड कोल्ड से प्लीज़ बचे रहिए। एंड इसके जो नोट्स वगैरह है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।